हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेज में। 66वीं बीपीएससी बिहार, एसएससी बिहार दरोगा को ध्यान में रखते हुए घटना चेक की सीरीज चलाई जा रही है। इसके अंतर्गत हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन के क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपका एक रिवीजन हो जाए और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो चलिए हम लोग देखते हैं पॉलिटी के क्वेश्चन। आज का टॉपिक है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग इसे नोट्स के माध्यम से देखते हैं। तो पहला है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री शामिल होते हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होती है, जिसका प्रधानमंत्री होगा। नेक्स्ट फैक्ट है, राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से कार्य करेगा। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा शामिल, परंतु राष्ट्रपति ऐसी सलाह पर साधारणतः या अन्यथा पुनर्विचार करने की अपेक्षा कर सकेगा और राष्ट्रपति ऐसे पुनर्विचार के पश्चात दी गई सलाह के अनुसार कार्य करेगा। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा शामिल अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जाएगी कि क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई सलाह दी है और यदि दी तो क्या दी। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 75(1) क के अनुसार मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% की अधिक नहीं होगी। राज्यों में जहां तक सीटों की संख्या 40 होगी वहां अधिकतम 12 मंत्री बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है, संविधान 91 संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा उपयुक्त प्रावधान को संविधान में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट है, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग केवल अनुच्छेद 352 खंड 3 में किया गया है। कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सहित कैबिनेट स्तर के मंत्रियों के परिषद से होती है। नेक्स्ट है, मंत्री उत्तरदायित्व के कारण अधिकारी अनियमितता के सिद्धांत से संरक्षित रहते हैं और अधिकारियों द्वारा किए गए कार्यान्वयन की जिम्मेदारी अंतिम रूप से मंत्री की होती है। नेक्स्ट है, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है। इसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट है, कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह की किसी अवधि तक संसद की किसी सदस्य नहीं है, इस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। संघीय मंत्रिमंडल के बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को ऐसा सूचना देगा जो संघीय प्रसारण और विधान के बारे में उसकी मांगी की जाए। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी। अब हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं ताकि कंफ्यूजन न रहे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इसका आंसर होगा, प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता है। इसकी व्याख्या है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 74(1) में स्पष्ट उल्लेख है, राष्ट्रपति की सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। वह अनिवार्यतः ऐसे व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है जो उस दल का नेता है, जिसे लोकसभा में बहुमत, या ऐसा व्यक्ति है जो अन्य राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त करके लोकसभा का विश्वास जीत लेगा। अन्य सभी मंत्री राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त किए जाते हैं। प्रधानमंत्री व्यवहार में राष्ट्रपति के माध्यम से किसी मंत्री को बर्खास्त कर सकता है। व्यवहार में प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता होता है, अतः विकल्प डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री तो नियुक्त होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है। तो मंत्रियों द्वारा राष्ट्रपति या राज्यपाल को दिए गए सलाह को जांचने के लिए न्यायालय की अधिकृत है। नेक्स्ट, इसका व्याख्या देखिए। अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। अनुच्छेद 74(2) के अनुसार इस प्रश्न की किसी न्यायालय में जांच नहीं की जा सकेगी, क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति का कोई सलाह दी और यदि कोई दी हो तो क्या दी। ऐसी व्यवस्था राज्यपाल के संदर्भ में अनुच्छेद 163(3) में प्रदान की गई है। अन्य सभी विकल्प सही है। नेक्स्ट है, भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है तो केंद्रीय सरकार का।
इसकी व्याख्या है अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। इस प्रकार भारत का प्रधानमंत्री केंद्रीय सरकार का व्यावहारिक प्रमुख होता है। प्रमुखतः यह लोकसभा में बहुमत वाले दल का नेता होता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रावधान दायित्वों का है तो प्रधानमंत्री के है। अब इसकी व्याख्या देखिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के दायित्वों का प्रावधान है जिसके तहत प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा, पहला कि संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं संबंधी मंत्रिपरिषद के सभी विनिश्चय राष्ट्रपति को संशोधित करे। दूसरा है संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी विधान विषयक प्रस्तावना संबंधी को जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह दे। और तीसरा है किसी विषय पर जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चय कर दिया है किंतु मंत्रिपरिषद का ने विचार नहीं किया है, राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षा किए जाने पर परिषद के समक्ष विचार के लिए रखे। नेक्स्ट है कैबिनेट का तात्पर्य है तो इसका आंसर होगा कैबिनेट स्तर के मंत्री। इसकी व्याख्या है कैबिनेट या मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री सचिव कैबिनेट स्तर के मंत्रियों की परिषद होती है, जबकि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री एवं कैबिनेट स्तर के मंत्रियों सहित राज्य मंत्री और उप मंत्री भी शामिल होते हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख मात्र 352 में 44वां संशोधन से है। नेक्स्ट है कैबिनेट में सम्मिलित है तो केवल कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट है संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है तो प्रधानमंत्री। इसकी व्याख्या है भारतीय संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री का पद बहुत महत्वपूर्ण होता है। संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम मात्र कार्यकारी प्रमुख होता है तथा वास्तविक कार्यकारी शक्तियां प्रधानमंत्री में निहित होती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 75 में उल्लेख है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य और अधिक सुविधापूर्वक किए जाने के लिए मंत्रियों के उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। दूसरा भारत सरकार समस्त कार्यपालक कार्रवाई प्रधानमंत्री के नाम से हुई कही जाएगी तो इसका आंसर होगा केवल एक। इसकी व्याख्या देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 77(1) के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्रवाइयाँ राष्ट्रपति के नाम से हुई कही जाएगी तथा अनुच्छेद 77(3) के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्वक किए जाने और मंत्रियों के उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। इस प्रकार उपयुक्त कथनों में से केवल एक कथन सही है। नेक्स्ट है यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य है तो इसका आंसर होगा वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। इसकी व्याख्या देखें। प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद का कोई सदस्य जो किसी सदन का सदस्य है वहाँ बोल सकता है, मतदान कर सकता है, किंतु वह जिस सदन का सदस्य नहीं है वहाँ बोल तो सकता है किंतु मतदान में भाग नहीं ले सकता। अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद में लोकसभा के विश्वास के निर्धारण हेतु लाया जाता है। यदि एक लोकसभा में पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की पदच्युति की विवेचित करता है तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 75। इसकी व्याख्या है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 मंत्रिपरिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है। अनुच्छेद 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार ये सभी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं तो लोकसभा के सदस्य। इसकी व्याख्या है संविधान के अनुसार प्रधानमंत्री दोनों सदनों में से किसी का भी सदस्य हो सकता है। आमतौर पर वह लोकसभा का सदस्य होता है क्योंकि लोकसभा जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है और वह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। फिर भी राज्यसभा में प्रधानमंत्री बनाए जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन ज़्यादा लोकतांत्रिक यही है कि वह लोकसभा का सदस्य हो। नेक्स्ट है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का अध्यक्ष होता है तो होगा भारत के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय तो यह होगा जरूरी नहीं कि वह सदन के दोनों सदनों का एक आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उसे 6 माह के अंदर आवश्यक रूप से दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए तो 25 वर्ष। इसकी व्याख्या है संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा। वह व्यक्ति संसद सदस्य होना अनिवार्य है।
अर्थात लोकसभा के सदस्य के लिए कम से कम आयु 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु होना चाहिए। अतः इस हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष लोकसभा सदस्य हेतु है। नेक्स्ट है उप प्रधानमंत्री का पद सृजित है, तो यह संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ। इसकी व्याख्या देखिए। उप प्रधानमंत्री का पद उल्लेख संविधान में नहीं है। राजनीतिक वैधव्य के कारण संविधान के प्रावधानों से हटकर इस पद का सृजन किया जाता है, जो कि पूर्णतः गैर संवैधानिक पद है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह असम से राज्यसभा के सदस्य हैं। इसकी व्याख्या देखिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह असम राज्य के सर्वप्रथम 1991 में राज्यसभा के सदस्य चुने गए थे। तभी से वे लगातार असम से ही 1996, 2001 एवं 2007 तथा 2013 से राज्यसभा के सदस्य बने। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति किया जाता है। इसकी व्याख्या देखिए। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के तहत प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। समांतर राष्ट्रपति द्वारा बहुमत प्राप्त पार्टी द्वारा नामित व्यक्ति वह सदन सदस्य भी हो सकता है और नहीं भी को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। तथापि लोकसभा के किसी भी बल का पूर्ण बहुमत न होने पर यह पूरी तरह से राष्ट्रपति पर निर्भर करता है वह किसे प्रधानमंत्री नियुक्ति करे। नेक्स्ट है अग्रलिखित में से क्या वक्तव्य सही है, तो इसका आंसर होगा अपने मंत्रिमंडल में मंत्री के रूप में काम करने वाले व्यक्तियों का चयन करने से पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रह सकता है, तो इसका आंसर होगा 6 माह के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में वह मंत्री जो सदन के सदनों में से किसी सदन में से सदस्य नहीं है उसे मंत्री पद से मुक्त हो जाना पड़ता है 6 माह के बाद। नेक्स्ट है भारत की संसद के सदस्य संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो मंत्रिमंडल की सदस्य निम्न सदन तक सीमित है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, तो इसका आंसर होगा पहला, दूसरा और तीसरा, यानी लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अंतर्गत और अनुच्छेद 75(3) के अनुसार। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होते हैं, तो इसकी व्याख्या अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती हैं, तो इसका व्याख्या ऊपर में दिया हुआ है, देखें हम लोग अभी। ये होती है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी है, तो लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही नहीं है, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखिए। राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के अंतर्गत 2 आधारों पर घोषित किया जा सकता है। एक तो अनुच्छेद 356 में ही वर्णित और दूसरा अनुच्छेद 365 में। भारतीय संविधान के केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्याग पत्र देने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन लागू होने की कोई व्यवस्था नहीं है। नेक्स्ट है संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं, तो केवल लोकसभा के प्रति। इसकी व्याख्या है अनुच्छेद 75(2) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के संदर्भ में से निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पहला, संघ मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा है संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे, तो इसका आंसर होगा केवल एक सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है केंद्र में मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। दूसरा, संघीय मंत्री भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तीसरा, विधि निर्माण हेतु प्रस्ताव के बारे में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सूचित करेगा, तो इसका आंसर होगा केवल 2 और 3। इसकी व्याख्या देखें। संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, न कि संसद, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। अनुच्छेद 75(2) के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद धारण करेंगे। अनुच्छेद 78 के अनुसार प्रधानमंत्री विधि एवं प्रशासन संबंधी प्रस्तावों को संसूचना राष्ट्रपति को देगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है, तो प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन से बहुमत खो दे तो उसे त्याग पत्र देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव भारत में मंत्रिपरिषद रख सकती है,
तो विश्वास प्रस्ताव। इसकी व्याख्या है, संसद में विश्वास प्रस्ताव समर्थन प्रस्ताव के रूप में सरकार द्वारा रखा जाता है। इस प्रकार प्रस्ताव को संसद लोकसभा में ही स्वीकृत अथवा अस्वीकृत किया जाता है। सरकार विश्वास प्रस्ताव संसद में तभी लाती है जब उसे लोकसभा में अपना बहुमत का समर्थन साबित करना होता है। विश्वास प्रस्ताव प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद अथवा उनमें से कोई एक सदस्य रख सकता है, जबकि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष के किसी सदस्य द्वारा लाया जाता है। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाने पर ही मंत्रिपरिषद को त्याग देना पड़ता है। नेक्स्ट है, किसी सदन में सदस्यों के द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव होने पर मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा, तो लोकसभा के। नेक्स्ट है, अपना त्याग पत्र देने के बाद भारत में एक मंत्री अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा में वक्तव्य देने के लिए किसकी अनुमति की आवश्यकता होती है, तो स्पीकर। इसकी व्याख्या है, नियम 199 के अंतर्गत मंत्री को अपने त्याग पत्र के विषय में लोकसभा के व्यक्तिगत वक्तव्य देने के लिए स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। यदि मंत्री वक्तव्य नहीं देना चाहता तो स्पीकर के द्वारा उसको अपने त्याग पत्र के विषय में बोलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। यह मंत्री की अपनी स्वतंत्रता इच्छा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, तो ये 50। नेक्स्ट है, लोकसभा के मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने की न्यूनतम संख्या है 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अविश्वास प्रस्ताव विषय के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो होगा, भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसकी व्याख्या देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, अतः अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में के पुनः स्थापित किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 118(1) के अनुसार सदन का प्रत्येक सदन अपने प्रक्रिया अपने कार्य संचालन में विनिमय के लिए नियम बना सकेगा, अतः लोकसभा अपने नियम 198 में मंत्रियों के विश्वास प्रस्ताव का प्रक्रिया के लिए नियम बनाया है। इस प्रकार अविश्वास प्रस्ताव का उल्लेख संविधान में न होकर लोकसभा के नियम 198 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा, तो इसका आंसर होगा राष्ट्रपति एवं राज्यपाल या संघीय संकाय। इसकी व्याख्या देखें, कोई पद संसद अथवा विधानमंडलों की सदस्य का निहरता हेतु लाभ का पद है या अथवा नहीं, इसका निर्णय अनुच्छेद 102(1) के अंतर्गत केंद्र संसद के अनुच्छेद 19(1) के अंतर्गत राज्यों के राज्य विधानमंडल करेंगे। विश्लेषण 2 है, कोई व्यक्ति जो सदन और विधानमंडलों की सदस्य से लाभ के पद का आधार पर निहर्त घोषित किया गया है, तो अपने लाभ के पद के कारण निहर्त अथवा नहीं, इसका निर्णय केंद्र के अनुसार 103(1) और 2 के अनुसार निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। राज्यों के अनुच्छेद 192(1) और 2 के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग की सलाह पर राज्यपाल करेगा, अतः विश्लेषण 1 के अनुसार सही विकल्प होगा। विश्लेषण 2 के अनुसार सही उत्तर विकल्प 1 माना जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन रहकर कार्य करेगी, तो यह विधायिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवेश का कौन सा नेता नेहरू के कैबिनेट में पहले गृह मंत्री बाद में रक्षा मंत्री बना, तो कैलाश नाथ काटजू। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री थे, तो इसका आंसर इसमें नहीं दिया है और ये होगा, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री R.K. परमुखरनम चेट्टी थे। इन्होंने स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट 26 नवंबर 1947 को प्रस्तुत किया था। 1949 में उसके स्थान पर जॉन मथाई को वित्त मंत्री नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था, तो इसका आंसर होगा B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है, तो बजट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 12वें प्रधानमंत्री है, तो देवगौड़ा बने थे। अब देखना है, सुमेलित करना है, तो डॉक्टर H.G. देवगौड़ा 1 जून से 1996 से 21 अप्रैल 1997, चंद्रशेखर 10 नवंबर से 1990 से 21 जून 1991, अटल बिहारी वाजपेयी 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004। नेक्स्ट है, इंद्र कुमार गुजराल 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998, विश्व प्रताप सिंह 2 दिसंबर 1989 से 10 नवंबर 1990। उल्लेखनीय कि अटल बिहारी वाजपेयी का प्रधानमंत्री पद पर कार्यकाल इस प्रकार है, 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक,
19 मार्च 1998 से 26 अप्रैल 1999 तक, 13 अक्टूबर 1999 से 22 मई 2004 तक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए? तो इसका होगा सभी, यानी कि जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा और अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक पद बार से अधिक समांतर के बाद सम्मिलित किया है? तो इसका आंसर होगा गुलजारी लाल नंदा और इंदिरा गांधी और अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है, भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई थी? तो लाल बहादुर शास्त्री। इसकी व्याख्या है, भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु देश के बाहर ताशकंद, वर्तमान में उज्बेकिस्तान की राजधानी में 11 जनवरी 1966 को हुई थी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे थे? तो चंद्रशेखर नहीं थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अपने प्रधानमंत्रित्व में लोकसभा के सदस्य थे? तो चंद्रशेखर। नेक्स्ट है, भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन अपने कार्यकाल के संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुआ है? तो चौधरी चरण सिंह। नेक्स्ट है, संविधान के मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 352 में हुआ है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं? तो इसका आंसर होगा बीवी सिंह, आर.के. वेंकट रमन, वाई.वी. चौहान और प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट है, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति की घोषित की गई प्रधानमंत्री ये है नरसिम्हा राव द्वारा। इसकी व्याख्या है, 24 जुलाई 1991 को तत्कालिक प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव ने नई औद्योगिक नीति की घोषणा की। इसके द्वारा किए गए आर्थिक सुधारों का उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण और बाजारीकरण की नीति अपनाई गई। नेक्स्ट है, मनमोहन सिंह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष ये नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न वाक्यों का अध्ययन कीजिए। तो पहला, मंत्री नीति बनाते हैं और लोक सेवक उसका क्रियान्वयन करते हैं। दूसरा, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत कार्य करते हैं। तो इसका आंसर होगा कथन और कारण दोनों सही है, कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। नेक्स्ट है, भारत संघ और मंत्री परिषद संयुक्त रूप से लोकसभा और राज्यसभा दोनों के प्रति उत्तरदायी है। तो कारण है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों संघीय राज्य सरकार की मंत्री बनने के लिए पात्रता रखते हैं। तो कथन गलत है और कारण सही है। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार संघीय मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से संसद के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होती है, न कि राज्यसभा के प्रति। अतः ये गलत है। भारतीय संविधान के अनुसार मंत्रियों के नियुक्ति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मंत्री पद त्याग धारण करने के लिए संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। यदि ऐसा नहीं है तो उसे अनुच्छेद 75(5) के अनुसार 6 माह के भीतर किसी सदन की सदस्य प्राप्त करनी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, किसी व्यक्ति को प्रधानमंत्री करना केवल राजनीतिक निर्णय है। दूसरा, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता। तो इसका आंसर होगा कथन कारण दोनों सही है, कथन कारण की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है, भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति प्रधानमंत्री में निहित है। दूसरा, प्रधानमंत्री सिविल सेवा बोर्ड का पदेन अध्यक्ष होता है। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के संविधान के उपबंध किसी समस्त कैबिनेट मंत्री अनिवार्य रूप से केवल लोकसभा में आसीन सदस्य होंगे। दूसरा, केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय संसदीय कार्य मंत्रालय में निर्देशाधीन कार्य करता है। तो इसका आंसर होगा न तो पहला न तो दूसरा होगा। इसकी व्याख्या है, संविधान के अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। मंत्रीगण किसी भी सदन के सदस्य हो सकते हैं। अनुच्छेद 75(5) के अनुसार नियुक्त मंत्री को किसी भी सदन का सदस्य न होने पर 6 माह के अंदर किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। उपाध्यक्ष समावधि बीत जाने पर वह मंत्री रह सकता है। केंद्रीय कैबिनेट सचिवालय सीधे प्रधानमंत्री के अधीन होता है, जिसका प्रशासनिक प्रमुख कैबिनेट सचिव होता है, जो सिविल सर्विसेज बोर्ड का पदेन अध्यक्ष भी
होता है। अतः उपयुक्त कथनों दोनों गलत हैं। इसका विकल्प डी उत्तर सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन सा एक बताता है कि मंत्रिमंडल के कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री के सम्मिलित करने हेतु लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो इसका आंसर होगा 51वां संशोधन। नेक्स्ट है, केंद्रीय सरकार संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला, 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालय का संख्या 18 थी। दूसरा, वर्तमान में केंद्र के मंत्रालयों की संख्या 36 थी। तो इसका आंसर केवल 1 होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन आधिकारिक दस्तावेज भारत में संबंधित है। तो ये होगा श्वेत पत्र। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिसके संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन न हो या उसे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। तो अनुच्छेद 257। इसकी व्याख्या है, इसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति इस प्रकार का प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग कोई अड़चन न हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार किसी राज्य की ऐसे निर्देश देने तक होगा जो भारत सरकार की इस प्रयोजन के लिए आवश्यक प्रतीत हो। नेक्स्ट है, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट के आधारित था। तो इसका आंसर होगा बीसी राय। इसकी व्याख्या है, एन गोपालास्वामी अय्यर ने वर्ष 1949 में प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट के अनुसार की थी। केंद्रीय मंत्रालय ब्यूरो ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एवं कॉमर्स, ब्यूरो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन तथा ब्यूरो ऑफ लेबर सोशल सर्विसेज में संयुक्त रूप से संयुक्त किए जाने चाहिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य है। तो इसका आंसर होगा मंत्री के बैठकों के कार्यसूची का तैयार करना। दूसरा, मंत्री समितियों के लिए सचिवालय सहायता देना। इसकी व्याख्या है, भारत सरकार कार्य आवंटन नियम 1961 में मंत्री सचिवालय को नियमों के प्रथम अनुसूची में स्थान दिया गया। इस सचिवालय का आवंटित विषय है मंत्रिमंडल और मंत्रिमंडलीय समितियों का सचिवीय सहायता। और दूसरा है कार्य का नियम। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा मंत्रिमंडलीय समितियों को उपलब्ध कराई जाने की सचिवीय सहायता में शामिल है। पहला, प्रधानमंत्री के आदेश पर मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करना। दूसरा, मंत्रिमंडलीय बैठकों के लिए कार्यसूची को विस्तृत करना। नेक्स्ट है, कार्यसूची में संबंधित दस्तावेजों का वितरण करना। चौथा है, किए गए विचार विमर्श का रिकॉर्ड तैयार करना। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की अनुमति होने के बाद रिकॉर्ड या वितरण। नेक्स्ट, मंत्रिमंडल द्वारा किसी के द्वारा लिए गए निर्णय कार्यान्वयन का निगरानी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन किसका सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर होगा राजीव गांधी कर्मभूमि, ये सम्मिलित नहीं है। राजीव गांधी समाधि स्थल वीर भूमि है, न कि कर्मभूमि। कर्मभूमि समाधि स्थल भारत के पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा का है। नेक्स्ट है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था। तो लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसकी व्याख्या है, स्वतंत्र भारत के प्रथम बार संसदीय सचिव का पद वर्ष 1951 में सृजित किया गया था। संसदीय सचिव का एक उच्च रैंकिंग का सरकारी पद है। सरकारी सचिव की नियुक्ति भारत में प्रधानमंत्री करते हैं। संसदीय सचिव का प्रमुख कार्य कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री की सहायता करना होता है। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को 1-2 बार अच्छे से सुन लें ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक महान्यायवादी और सीएजी को मिल लेके। थैंक यू।